Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Vidhi. Good morning, Anshika, Bhavna, Dipanshu, and many more. मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसके अलावा 13, 14, 15, 16 स्टूडेंट्स हैं. अर्शिता कौशल ज्वाइंट. ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर और माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर. छोटा सा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है. अगर आप लास्ट नीट के एग्जाम की भी बात करेंगे तो भी उसमें देखेंगे कि 2 to 3 क्वेश्चंस नॉर्मली माइक्रोब से एक या दो क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन पिछले बार ऐसा हुआ कि 2 से 3 क्वेश्चंस माइक्रोब से थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है. और माइक्रोब्स तो बहुत सारे हैं, उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ यूजफुल एस्पेक्ट, बिकॉज ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना है. तो इसमें सिर्फ माइक्रोब को वेलफेयर के लिए यूज करना है, तो आपको बेसिकली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे फोकस करना है. माइक्रोब को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं. तो माइक्रोब्स में आप मोनेरा, डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया आपने पढ़े हुए हैं. फंगी, हालांकि फंगी माइक्रोस्कोपिक में मल्टी सेलुलर है, तो फंगी भी आप माइक्रोब में काउंट कर सकते हैं. वायरस, हालांकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये हो गया. इसके अलावा नेमाटोड्स, देयर आर फ्यू नेमाटोड्स जो माइक्रोस्कोपिक है. ये ऐसे हैं जो बेनिफिशियल हैं कुछ केसेस में, है ना. कुछ केसेस में कुछ बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, नेमाटोड हमारे लिए यूजफुल है. माइक्रोब में तो पैरासाइट्स भी आ जाएंगे बिकॉज वो हार्मफुल हो जाएंगे. जैसे प्रोटोजोन्स भी माइक्रोब है ना. हेलमिन्स भी माइक्रोब है. और इसके अलावा अगर आप बात करें तो बहुत सारे निमेटोड्स भी डिजीज कॉज करते हैं. राउंड वॉर्म आपने पढ़े हैं, फ्लैट वॉर्म्स आपने पढ़े होंगे. तो माइक्रोब में तो ये भी आएंगे, लेकिन हाँ, ये वेलफेयर में यूज नहीं होते. किसी भी प्रोटोजोन से हमारा कोई फायदा नहीं है, किसी भी निमेटोड से या हेलमिन से बेसिकली कहा जाए तो हमारा कोई फायदा नहीं है. कुछ रेयर निमेटोड जैसे आप प्लांट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वो काम का हो सकता है. अदरवाइज आप बेसिकली इस चैप्टर में जो फोकस करेंगे वो बैक्टीरिया, फंगी और एक दो एग्जाम्पल वायरस के होंगे, जो आपको माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर में फोकस करना है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं कि हम माइक्रोब को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस फील्ड एरिया में यूज कर सकते हैं. जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या प्रोडक्ट्स हैं, बायोगैस प्रोडक्शन है, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल है, बायो फर्टिलाइजर है, सीवेज ट्रीटमेंट है. तो 6 एस्पेक्ट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जहाँ पे माइक्रोब को कमर्शियली यूज किया जाता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर. So chapter is microbe in human welfare. माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर. और इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट डायरेक्टली अगर हम कहें तो है माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो आपके डेली लाइफ में आपके घर में यूज होते हैं वो. हालांकि वो प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड है तो अपने घर में आप बना लेंगे. घर में भी बना लीजिए, बट इंडस्ट्री भी है. कर्ड का फॉर्मेशन घर में भी हो सकता है, और मार्केट से भी मदर डेयरी, अमूल, पराग, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, है ना. या बटर घर में भी बन सकता है, मार्केट से भी आएगा. तो इंडस्ट्री भी इनकी है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो माइक्रोबियल हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सबसे पहले इसको डिस्कस. और इसमें सबसे कॉमन जो प्रोडक्ट है, दैट वन इज डेयरी प्रोडक्ट्स. जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है डेयरी इंडस्ट्री के, वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए. सबसे पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स. सबको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क से रिलेट करते हैं. मिल्क में जो बैक्टीरिया है, विच इज मिल्क बैक्टीरिया, जिसको आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं.
LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? दिस इज लैक्टोबैसिलस। जीनस क्या है? लैक्टोबैसिलस। इसकी स्पीशीज बहुत सारी हैं। अब किस मिल्क में क्या है या कौन सी इंडस्ट्री लैक्टोबैसिलस की कौन सी स्पीशीज को यूज करती है, दैट इज डिफरेंट, बट जीनस इज लैक्टोबैसिलस, जो कॉमनली मिल्क में प्रेजेंट होता है। जब तक मिल्क में प्रेजेंट है, जब तक कैटल की बॉडी के अंदर मिल्क है, तब तक तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज कैटल का जो टेम्परेचर है वो इसको काम करने नहीं देता। जैसे ही मिल्क कैटल की बॉडी से बाहर आता है और बाहर जो एनवायरनमेंट होगा, गर्मियां होंगी, हाई टेम्परेचर मिलेगा, बैक्टीरिया के लिए सुइटेबल कंडीशंस मिलेगी, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये मिल्क में जो शुगर है, मिल्क शुगर क्या कहलाती है? लैक्टोज, विच इज अ डाइसैकेराइड। आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, इट्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये क्या करेगा? एंड सेम रेस्पिरेशन याद करिए, रेस्पिरेशन में आपको फर्मेंटेशन डिटेल में पढ़ाया था, तो बेसिकली ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जैसा ही हो जाएगा। मिल्क शुगर लैक्टोज है, डाइसैकेराइड, इसके बाद बनेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होगी, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का एसिड था, उसको वो लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगा। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का। तो बेसिकली ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? ये लैक्टोज शुगर है, एलएबी बैक्टीरिया क्या करेगा? लैक्टोज को चेंज कर देगा फाइनली इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्योंकि एसिड है, पीएच कम हो जाएगी, मिल्क स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जब तक मिल्क मिल्क की फॉर्म में है कैटल की बॉडी से, तो स्लाइटली अल्कलाइन होगा, बट जैसे जैसे मिल्क को आप कुछ मत करिए, सिर्फ 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो अपने आप खराब होना शुरू हो जाएगा। खराब होने का प्रोसेस क्या है? खराब होना मीन्स फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है? जो आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा था रेस्पिरेशन में, सेम हियर वही कंसेप्ट अप्लाई कर। इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा? ये मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। जैसे कहते हैं दूध फट गया, तो इसका रोल क्या है? इट पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। हो सकता है जू में आपने पढ़ा हो मिल्क प्रोटीन इज कैसीन, तो कैसीन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, वो पार्शियली कोआगुलेट कर जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो नॉर्मली होता है। नॉर्मली का मतलब है कि अगर हम मिल्क के साथ कुछ भी ना करें, कोई प्रोसेसिंग ना करें मिल्क में, इवन गर्म भी ना करें और ठंडा भी ना करें, सिर्फ कैटल की बॉडी से निकाल के आपने छोड़ दिया, तो ये रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशंस, मिल्क के सराउंडिंग में गर्मी है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जाड़े हैं तो थोड़ा देर लगेगी, लाइक दिस, ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। तो ये तो हो गई नॉलेज की बात की मिल्क में क्या प्रेजेंट है और क्या होने वाला है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में हम बेसिकली क्या क्या बनाते हैं, हम इंडस्ट्री में क्या क्या बनाते हैं? योगिता इज प्रेजेंटिंग स्क्रीन, एनी डाउट? सो हम इंडस्ट्री में क्या क्या बनाते हैं? इंडस्ट्री में बनेगा यहाँ से कर्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटानिया, मदर डेयरी, अमूल, इन इंडस्ट्री के हिसाब से जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें सबसे पहले क्या किया जाता है? मिल्क के अलग अलग फ्रैक्शंस बनाए जाते हैं। एक डेयरी इंडस्ट्री का सिंपल लॉजिक क्या है कि जो मिल्क आता है, उस मिल्क में सबसे पहले उससे फैट अलग किया जाता है। मिल्क को पार्शियली सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उससे क्रीम अलग हो जाएगी, वो सिंपली फ्रेश क्रीम कहलाती है। नमस्ते गुरुजी, अभिषेक, बहुत दिनों के बाद नमस्ते गुरुजी देखने को मिला। सो सबसे पहले क्या करना है? मिल्क की क्रीम अलग की जाती है ना, और क्रीम के फिर अलग अलग ऑप्शन है। क्रीम अगर बिना फर्मेंट के है तो फ्रेश क्रीम कहलाती है, जैसे आप दाल मखनी या बाकी सारी चीजों में डालते ही या देखा होगा आपने। और अगर उसको भी फर्मेंट कर दोगे तो उस क्रीम से फिर आप बटर पे जा सकते हो, बटर में चेंजेस करके कमर्शियल बटर जो आता है लाइक अमूल का, वो बन सकता है, या उसको और गर्म कर दीजिए, बॉईल कर दीजिए, तो फिर घी बन जाएगा। तो क्रीम के अलग अलग सेक्शंस हो गए। जो बचा मिल्क, उस मिल्क को आप क्या बोलते हो? उसको टोन्ड मिल्क बोलते हैं। सारा क्रीम निकाल दोगे तो डबल टोन्ड हो जाएगा, थोड़ा सा छोड़ दोगे तो टोन्ड हो जाएगा, फुल क्रीम अलग आता है। सब पे लिखा होता है कि बाई वॉल्यूम कितने परसेंट फैट है। फुल क्रीम मतलब 100% फैट, फिर उसमें टोन्ड आता है, डबल टोन भी आता है।
अब इंडस्ट्री क्या करती है, मिल्क का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है तो ऐसे तो नहीं स्टोर करेंगी। वो क्या करती हैं, इस मिल्क को बेसिकली चेंज करती हैं स्किम्ड मिल्क में, लाइक जैसे मिल्क पाउडर होता है ना, इस तरीके से। तो मिल्क पाउडर में चेंज कर लेती है, मिल्क पाउडर की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सर मैं तो कल भी था, अच्छा हाँ मैंने देखा नहीं होगा एक्चुअली, मेरा फोन का सेटअप ऊपर है, तो मुझे आप चैट बॉक्स में क्या लिखते हैं वो यूजुअली नहीं दिखाई देता जब तक मैं चैट बॉक्स ना दिख तो फिर जो बचेगा स्किम्ड मिल्क, उस स्किम्ड मिल्क से ही सारी प्रिपरेशंस होती है ना। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आप पैकेट वाला दही लेते हैं और उससे घर में दही बनाने की कोशिश करें तो यूजुअली नहीं बनता। हलवाई की शॉप से जो दही बनेगा वो उसका जो जामन, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टार्टर बोलते हैं, थोड़ा सा लाइव बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में चेंज करेगा। तो अगर वो पैकेट वाला कर्ड है तो उससे ये काम नहीं होगा, आपको जो लोकल हलवाई शॉप्स होती है वहां से लाके ये करना। तो इंडस्ट्री में क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी होती है, अलग अलग चीजों को देखना होता है, इसलिए वो मिल्क को ड्राई फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्किम्ड मिल्क। और फिर जब कुछ बनाना होगा, अगर उन्हें दही भी बनानी है तो पहले वो स्किम्ड मिल्क लेंगे, फिर उसके बाद उसमें पानी मिलाएंगे, उसमें बैक्टीरिया मिलाएंगे, उसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स मिलाएंगे और आपको दे देंगे। अगर छाछ बनानी है तब भी यही करना है, थोड़ा सा खट्टा करना है, थोड़ा सा पानी ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क होगा, लाइव बैक्टीरिया के कल्चर मिला दिए जाएंगे, आपको पैक करके दे दिया जाएगा। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रेपरेशन होती है वो इसी तरीके से होती है। तो अगर हम कर्ड की जैसे सिंपली बात करें तो कर्ड में अगर घर के हिसाब से सोचा जाए तो फ्रेश मिल्क लिया आपने, इसमें आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड आपको चाहिए। इसको माइक्रोबायोलॉजी में स्टार्टर या इनोकुलम कहते हैं। इनोकुलम इज दैट माइक्रोबियल कल्चर जहां से आप किसी माइक्रोबियल प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, तो इनोकुलम कहलाता है। तो थोड़ा सा दही जो आप फ्रेश मिल्क में मिला रहे हैं, अब कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे, लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स। अब ये फ्यू आवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आप अपने घर में ये कर रहे हैं तो मदर सिस्टर जो डेली ये काम कर रहे हैं उनको आइडिया है कि गर्मियों में दही इतने घंटे में जम जाएगी, जाड़ों में इतने घंटे में जमेगी, दूध कितना गर्म होना चाहिए, दही कितनी मिलानी है, सब अंदाज से चलता है। इंडस्ट्री में कुछ भी अंदाज नहीं होता, ईच एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे। फिलहाल अगर ऐसा भी आप कर देंगे तो यहाँ से आपको कर्ड मिल जाए। कर्ड की खास बात यह है कि ये मोर न्यूट्रिशियस होता है देन मिल्क। मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन B12 एक्स्ट्रा होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो बिकॉज ऑफ विटामिन B12 एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, अगर आपने 1 लीटर मिल्क लिया और आप कहें कि सर कुछ एक्स्ट्रा तो दिया नहीं है, तो विटामिन B12 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, तो ये वॉल्यूम बेसिस पे होता है। कि अगर मान लीजिए आपने 1 kg मिल्क लिया और 1 kg मिल्क का जब दही बनाओगे तो उतना तो बनेगा नहीं। अगर आप 1 kg दही लोगे तो डेफिनेटली उसके लिए मिल्क ज्यादा लिया गया होगा। तो वॉल्यूम बेसिस पे कहा जाता है कि इसमें विटामिन B12 और ऑर्गेनिक एसिड्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ये मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस। अगर इंडस्ट्री में प्रोसेस करना है तो क्या होगा, अगर हम कर्ड को इंडस्ट्री में बनाए तो इंडस्ट्रियल में बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्किम्ड मिल्क, और अगर फुल क्रीम वाला दही है तो क्रीम अलग से मिलाते हैं। सो इनाकुलेटिंग क्रीम, क्रीम चाहिए, स्किम्ड मिल्क चाहिए, क्रीम मिला दिया, स्किम्ड मिला दिया, लाइव बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरिया का लाइव कल्चर जो इनाकुलम है वो चाहिए। दैट बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। एक बार लिख दे रहा हूँ स्पीशीज, वैसे तो बुक में दी नहीं है, एसिडोफिलस, चाहे तो याद कर लीजिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो आपको ये बैक्टीरिया मिलाना है और इसको रखना है कितने पे, मोर देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इंडस्ट्री में फिक्स होता है, इंडस्ट्री में हर एक प्रोसेस पेटेंटेड होता है। इवन जैसे मैंने लैक्टोबैसिलस लिखा तो इसका कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाएगा वो हर एक इंडस्ट्री का पेटेंटेड है। इसीलिए अमूल के दही का आपको जो भी फ्लेवर टेक्सचर वट एवर एल्स
अमूल का दही मदर डेयरी के दही से अलग लगेगा, अमूल का बटर मदर डेयरी के बटर से अलग लगेगा। क्यों अलग लगेगा? बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोसेस इज पेटेंटेड, तो कोई किसी का यूज नहीं कर सकता। ये फिक्स है कि अगर मदर डेयरी का दही है तो आप नॉर्थ से लेके साउथ तक कहीं भी जाइए सेम फ्लेवर का हो। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज कैलकुलेटेड है, कितना मिल्क लेना है, मिल्क का मतलब कितना स्किम्ड मिल्क लेना है, कितनी क्रीम ऐड करनी है, कितने बैक्टीरिया ऐड किए जाएंगे, कितने टेम्परेचर पे रखा जाएगा, कितने टाइम के लिए। तो ये सारी चीजें कैलकुलेटिव होती है। तो इंडस्ट्री में इस तरीके से, और अगर घर में करना है तो लोकल शॉप्स पे लेना है, तो इस तरीके से कर्ड फॉर्मेशन किया। कर्ड के अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज बटर मिल्क, छाछ। छाछ थोड़ा सा खट्टा ही होता है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये एसिडुलेटेड प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडुलेटेड डेयरी प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा डेयरी प्रोडक्ट है जो एसिडिक है? तो एसिड ये है। यहाँ पे एसिड क्या होता है? अगेन लैक्टिक एसिड एडिशनल है। और बनाने के लिए वही आपको चाहिए, स्किम्ड मिल्क, लाइव बैक्टीरिया। इसको रखा जाता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 18 आवर्स के लिए। आपको लाइव बैक्टीरिया लेना है, स्किम्ड मिल्क लेना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है 18 आवर्स के लिए, तो फिर बटर मिल्क मिल गया। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, कर्ड और बटर मिल्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में और कौन से हो सकते हैं? कभी खाया हो तो एक फ्लेवर्ड कर्ड भी आता है, योगर्ट कहते हैं। नहीं खाया हो किसी ने तो मदर डेयरी के आउटलेट पे जाके आप डिमांड कर सकते। दिस इज फ्लेवर, फ्लेवर्ड कर्ड। इसमें फ्लेवर किस चीज का है? फ्लेवर है बेसिकली एसिटल्डिहाइड का, लैक्टिक एसिड के साथ एसिटल्डिहाइड। एक फ्रूटिंग सी स्मेल आती है। और बाकी जो भी लगाया हो, मैंगो कार्ड भी आता है, स्ट्रॉबेरी कार्ड भी आता है, तो एसेंस तो डिपेंड है। क्रीम, सार क्रीम आती है जो कच्चा घी कहलाता है ना, देसी बटर जिसे हम बोलते हैं, वो भी प्रोडक्ट में ले सकते हैं। आपकी बुक में चीज के बारे में भी दिया हुआ है। चीज क्या है? चीज पार्शियली डिग्रेडेड है। पार्शियली डिग्रेडेड मिल्क कॉन्सेंट्रेट, पानी बिल्कुल हटा दिया गया और मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डिग्रेड किया गया और फर्मेंट नहीं होने दिया गया। अगर फर्मेंट करके दूध फटेगा तो पनीर आपको खट्टा लगेगा, और सिंपल दूध को आपने फाड़ दिया और उसमें पानी उसका निकाल दिया और सारा जो लैक्टोज शुगर था, कैसीन प्रोटीन थी, वो सारा कुछ आपने टाइटली हेल्ड करके स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर दे दिया, टेक्सचर दे दिया, दैट इज चीज। तो फर्मेंट नहीं करना होता है यहाँ पे। तो दिस इज पार्शियली डिग्रेडेड मिल्क कॉन्सेंट्रेट एंड मिल्क प्रोटीन। इसमें कैसीन भी है और लैक्टोज भी एज सच है। इसमें एसिडिक पोर्शन नहीं होगा, है ना। जो पानी निकालते हैं आप, जो लिक्विड पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड वे। जो लिक्विड पोर्शन है वो क्या कहलाता है? वे कहलाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से माइक्रोब को यूज करके आप चीज फॉर्मेशन करेंगे। जो चीज मार्केट में आ रहा है, अमूल का चीज आ रहा है या किसी ब्रांड का चीज आ रहा है, तो वहां पे उन्होंने कौन सा माइक्रोब यूज किया, उस हिसाब से चीज का टेक्सचर अलग होगा। और अकॉर्डिंगली जैसे आपकी बुक में दिया है कि एक स्विस चीज भी होता है। स्विस चीज किस चीज से बना हुआ है? इसमें खास बात क्या है कि ये पफी बहुत ज्यादा होता है। पफ्ड अपीरियंस है, फूला होगा, स्पॉन्ज लाइक जैसे बन होता है, उस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। या जैसे केक आपको दिखाई देता है वैसा कुछ, है ना। लार्ज होल होते हैं, बड़े बड़े। लार्ज होल इसलिए है क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो थोड़ा गर्म कर देते हैं, तो जहां जहां से डिफ्यूज करके निकलेगी वो पफी अपीयरेंस देगी। तो ये पफी होगा, है। यहाँ पे कौन सा माइक्रोब यूज किया गया? दैट बैक्टीरिया इज प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मनाई।
यहाँ पे लैक्टोबैसिलस यूज नहीं किया गया, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मा जी ने दिया था तो शर्मनाई हो गया एज पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वे की कोई न्यूट्रिशनल एडवांटेज फरहीन ने पूछा है, एज सच तो नहीं, लेकिन हाँ वे में कुछ पोर्शन प्रोटीन का जाता है। वे प्रोटीन, और उसमें वे प्रोटीन में यूजुअली वो वे प्रोटीन होती है जो मिल्क, कैटल मिल्क से नहीं होती। तो वे एक्चुअली किसी भी लिक्विड पोर्शन को बोलते हैं। अब जैसे आजकल ट्रेंड में आ गया है सोया मिल्क, है ना, सोया फिट, सोफिट का ऐड आने लगा है। तो वो क्या है, वो सोयाबीन से बनाने वाला है। तो सोयाबीन से जब बनेगा तो उसका जो वे होगा उसमें प्रोटीन होती है, तो वे प्रोटीन अलग से भी आता है। फिलहाल इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं है, आपने देखा भी होगा, पनीर फाड़ के उसका जो पानी होता है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेन चीजें हैं वो सारी कुछ यहाँ निकल के दूसरा आपकी बुक में दिया होगा रॉकफोर्ड चीज। इसको ब्लू चीज भी कहते हैं। यहाँ जो बैक्टीरिया, सॉरी, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे वो पेनिसिलियम, रॉकफोर्ड टाइप, RO होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे बस एक चीज नोटिस करने की, जो आपको ध्यान में देने की चीज है वो ये कि ये अगर कभी आए कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, कौन सा फंगल प्रोडक्ट है, लाइक, क्योंकि चैप्टर का नाम तो माइक्रोब है, बट माइक्रोब में हम कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, क्या है, वो आपको खुद भी पता होना चाहिए। तो जैसे अभी तक हमने लैक्टोबैसिलस को यूज किया, यहाँ पे प्रोपियोनोबैक्टीरियम लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया ही होगा। ये पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम बिलोंग्स टू फंगी। इसका मतलब जो रॉकफोर्ड चीज है वो फंगल बेस्ड प्रोडक्ट है ना, वो फंगल से आपको मिलता है, फंगी की हेल्प से मिल रहा है। और कि जितने भी अभी तक आपने पढ़े वो सब बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपको याद, तो ये सब डेयरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हो गए कि हम डेयरी में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, वो बात की गई। सेकंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो सबसे कॉमन है, वो डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड, या ब्रेड के जैसे जो बेस होते हैं, ब्रेड आता है, बन आता है, और एक हॉट डॉग का बेस अलग आता है, पिज्जा का बेस अलग होता है, और कुलचे जो आते हैं वो एक अलग तरीके से आते हैं, और इस तरीके से आप जो भी इमेजिन कर लीजिए, ये सब ब्रेड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट। तो सेकंड, जैसे एक डेयरी प्रोडक्ट था, ऐसे हम ब्रेड से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पे, कर्ड के बाद, सॉरी, डेयरी इंडस्ट्री के बाद, यस, डेयरी प्रोडक्ट के बाद ब्रेड। यहाँ पे भी बैक टू फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में जाइए तो वहां पे आपको मैंने बेकिंग और बेकर्स दोनों ईस्ट के बारे में पढ़ाया। सेम ईस्ट है, वो बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, दोनों ही हमें पता है। तो यहाँ जो माइक्रोब यूज होगा, अगेन इट इज बेस्ड ऑन फंगल फर्मेंटेशन, ये फंगी बेस्ड है। सो दिस इज बेकर्स ईस्ट। फिलहाल हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो बेकर्स ईस्ट हो गया। क्या था ये, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एसिड, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। तो हम इस ईस्ट को यूज करके, ईस्ट आपने पढ़ा था, ईस्ट में फंगी के क्वेश्चंस पे ला दोगे, तो फंगी का है ईस्ट, यूनिसेलुलर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी हमने फंगी के हिसाब से ईस्ट में पढ़ी। तो ईस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी विच इज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। और यहाँ भी आपको मैंने फर्मेंटेशन में जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ाया था तब ये सारी चीजें पढ़ाई थी। सिंपल क्या करना है, आपको ब्रेड बनाने के लिए कोई भी आटा चाहिए, मींस कोई भी आपको कार्बन सोर्स चाहिए, जैसे, और कार्बन सोर्स शुगर रिच होगा देन इट्स गुड। जैसे आप आटे को जब यूज करोगे तो आपको स्टार्च बेस्ड मिल जाएंगे, है ना? आप किसी भी तरीके का आटा ले सकते हैं। यहाँ से कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे आप ग्लूकोज तक, फाइनली ग्लूकोज से पहुंचे आप पायरुविक एसिड, यानी ग्लाइकोलिसिस हो गई।
पायरुविक एसिड से आप फर्मेंटेशन जब करोगे तो आपको मिलेगा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप यूज करोगे माइक्रो ईस्ट, तो आपको एसिड ये मिल गया अल्कोहल। अब अगर हम अल्कोहल यूज करते हैं तो ये ब्रीवर्स ईस्ट कहलाता, सेम ईस्ट। और फिर इसके बाद भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि ब्रीविंग इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप इस पूरे प्रोडक्ट को आटे की लोई बना के उसको बेक करते हैं तो बेक में हाई टेम्परेचर की वजह से CO2 डिफ्यूज करती है तेजी से, और उसका पफी अपीयरेंस आ जाता है, बन बन जाता है, ब्रेड फूल जाएगी, स्लाइसेस कट करके पैक कर दिया जाए। व्हाट अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है इनटू एसिटल्डिहाइड, आपको पढ़ाया था, ये बन जाएगा CH3CHO। तो बेक करने में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलती है, कहीं पे भी बिस्किट्स बन रहे होते हैं, बेकिंग हो रही होती है, या आप कभी भी ब्रेड या बन को ओपन करिए आपको एक फ्रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगी, तो दैट स्मेल इज ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ये ब्रेड इंडस्ट्री के हिसाब से अगर कहा जाए तो, और ब्रेड से आप बाकी चीजें भी बना सकते हैं। तो दो चीजें हो गई। तीसरा, आपकी बुक में तो नहीं दिया है बट जितने भी साउथ इंडियन फूड्स होते हैं उनका जो बैटर होता है, लाइक डोसा, उपमा, इडली, उत्पम, है ना, इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी फर्मेंटेटेड प्रिपरेशंस कहलाते हैं, है ना? डोसा, कुछ लिख देता हूँ, उपमा, इडली, एक्सेट्रा, इसीलिए इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। टूडी इसके बाद देखते हैं क्या है, अभिषेक फोर्थ नंबर पे, है ना, ये क्या है, दीज ऑल आर fermented products। fermented products are very healthy for our gut system, इसलिए साउथ इंडियन फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और इनमें यूजुअली फर्मेंट क्या किया जाता है, यहाँ पे राइस और उड़द की दाल, जैसे डोसा अगर बनता है तो उसके हिसाब से आप राइस और ब्लैक ग्राम के फ्लोर को यूज करें, राइस प्लस ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम काली वाली दाल और चावल का। जो माइक्रोब यूज करना है वो यहाँ पे ल्यूकोनॉस्टॉक है। ल्यूकोनॉस्टॉक इज ए बैक्टीरिया, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकॉकस भी है। हालांकि इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं है। वैसे तो देखो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, बट अगेन फोकस करना है हमें उन पे जो एनसीईआरटी में गिवन है, या एक दो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आपको मन लगे तो याद कर लीजिएगा। वैसे कभी पूछे नहीं गए कि कौन से माइक्रोब यूज हो रहे हैं, जो आपकी बुक में दिए हैं वो तो सब कुछ एग्जाम में। तो ये जैसे अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सब बुक के हिसाब से पढ़े थे, ये आपने कुछ अलग पढ़ा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो अभिषेक ने जैसे भी लिखा, टोडी, फोर्थ, ताड़ी कहते हैं, या इंग्लिश में से टोडी लिखा है। तो व्हाट इज टोडी? टोडी क्या है? टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जो बेसिकली साउथ इंडिया में जो उनकी रिलीजियस गैदरिंग होती है या उनके सेलिब्रेशंस फेस्टिवल्स होते हैं तो उनमें वो ट्रेडिशनल ड्रिंक बना के उसे यूज करते हैं। तो टोडी क्या है? इट्स ए ट्रेडिशनल ड्रिंक। कैसे बनेगा? प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन यहाँ भी होगा, सैप, सैप आपको पता था, असेंट ऑफ सैप जैसे होता है। सैप मीन्स सोल्यूशन जो प्लांट से निकलेगा, कहाँ से? ऑफ अनओपेंड, जो ओपन नहीं हुए हैं, स्पैडिसिस, DICES। Spadix is a type of inflorescence of टोडी पाम, जो ट्री है वो टोडी पाम, क्या, टोडी पाम इज कैरियोटा यूरेंस। तो वहां पे एक पाम ट्री है जिसे हम टोडी पाम कहते हैं, कैरियोटा यूरेंस। पाम में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज स्पैडिक्स, हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस के टाइप आपके में डिटेल में नहीं थे। जैसे बनाना का होता है ना, बनाना का बंच बड़ा वाला जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बनाना होते हैं, तो जिसमें बीच का जो हिस्सा होता है वो बहुत हार्ड होता है, फ्लैशी होता है, जूसी होता है। तो ऐसे ही आपने नारियल को कभी लगे हुए देखा हो,
तो बहुत सारे नारियल जिस पर्टिकुलर वुडी स्टॉक से अटैच होते हैं, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। वो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस। तो करते क्या है, सुबह 3 साढ़े 3 बजे अर्ली मॉर्निंग में जाके वहां पे कट लगा देते हैं, और कट लगा के जो स्पैडिक्स का जूस होता है, जो सैप होता है, वो कलेक्ट कर लिया जाता है, दैट इज शुगर बेस्ड। उसमें नेचुरली अकरिंग ईस्ट फर्मेंटिंग माइक्रोब भी होते हैं। बस उस सैप को कलेक्ट करके छोड़ दिया जाएगा 5-6 घंटे के लिए, तो अपने आप वो फर्मेंट हो जाएगा। शुगर है, ऑर्गेनिज्म है, तो फर्मेंटेशन अपने आप हो जाएगा। फर्मेंटेशन हो जाएगा तो ड्रिंक बन जाएगा, जिसको टोडी कहते हैं, छाना और कंज्यूम करके, विदाउट एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक यूज किया जाता है। इसमें क्या है, इट हैज नेचुरली अकरिंग ईस्ट, जो फर्मेंटेशन करेगा। अल्कोहलिक ड्रिंक है। अब ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में नहीं आता, बिकॉज इसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये तो लोकल है, कलेक्ट किया और अपने घर में बना लिया, इस तरीके से। इसमें लगभग 6% अल्कोहल होगा। अगर आपने इसको हीट कर दिया तो जैगरी बन जाएगा। इट इज पाम शुगर। जैगरी गुड़ बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ केन शुगर से बनता है, साउथ इंडिया में पाम शुगर से भी जैगरी बनता है। शुगर तो है ही, आपने सैप कट करके तुरंत हीट कर दिया तो जम गया, तो पाम शुगर बन गया। अगर ऐसे ही छोड़ दिया लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स, तो फर्मेंटेशन होगा, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा। इसको टोटी। ये सब चीज़। कुछ और भी लिख सकते हैं लाइक अदर्स में, सिर्फ आपकी नॉलेज के हिसाब से। आप अगर दिल्ली में है तो आपने सुना भी हो, टोफू आजकल बड़ा पॉपुलर है दिल्ली। टोफू जापान का है बेसिकली, बट यहाँ भी इंडिया में भी यूज करने लगे। इसी तरीके से सूफू, ये चाइना का, कैम्फ इंडोनेशिया में। ये सब फर्मेंटेड फूड, these all are fermented food। किस चीज के से फर्मेंटेशन क्या किया जाएगा, सोयाबीन एंड व्हीट। टोफू का आजकल आता है, पनीर के जैसा आता है, आप कभी सर्च करके देखिएगा। तो इट्स लाइक सोया पनीर, मान लीजिए सोयाबीन से बनने वाला पनीर, जैसे मिल्क से बनने वाला पनीर है, सोयाबीन से बनने वाला पनीर, बट कहते हैं उसको टोफू। तो टोफू और सोफू बड़ा पॉपुलर फूड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इस बात का ही हो जाएगा, बिकॉज मिल्क बेस्ड अगर आपने चीज दिया तो उसमें प्रोटीन कैसीन के साथ लैक्टोज शुगर है। और अगर सोयाबीन आपने लिया तो सोयाबीन में तो कोई स्टार्च नहीं होता, कोई शुगर नहीं है। वो प्रोटीन प्रपोर्शन ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। 100 ग्राम आपने मिल्क प्रोटीन लिया, मतलब मिल्क वाला चीज लिया, और 100 ग्राम आपने जो है वो सोया वाला चीज लिया, तो सोया वाला चीज ज्यादा हेल्दी मानेंगे। ये सिर्फ मानेंगे क्योंकि ये मार्केट सेट कर दी गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा लोगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, लो कैलोरी फूड चाहिए, प्रोटीन कंपोनेंट ज्यादा चाहिए। तो जैसी मार्केट क्रिएट की गई वैसे ये प्रोडक्ट्स आते हैं। इवन कुछ कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया, टेंडर बैम्बू शूट्स भी यूज की जाती है। किसी ने सुना है बांस का भी अचार आता है मार्केट में? इट इज यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इन पिकल्स। बांस की जो शूट्स होती है, छोटी छोटी शूट्स, जहाँ से बड्स बेसिकली हम बोल सकते हैं, उनको तोड़ लिया जाता है, उनको फर्मेंट किया जाता है, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, एंड देन एज ए वेजिटेबल या पिकल में उसको यूज करते हैं। रैनी देवी ने लिखा है, यस सर वी यूज इट। गुड। टेस्टी है। करंटली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन खाया मैंने भी। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। हालांकि एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे इसमें से, तो बेसिकली ब्रेड इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री, ये दो चीजें हैं। टोडी भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो बाकी अदर्स में जो लिखे हुए हैं या मैंने आपको डोसा उपमा इडली बताया वो अलग है। योगिता ने लिखा है, मैंने तो सुना ही पहली बार। यस, बहुत सारी चीजें पहली बार है।
ओके, मैं आपके चैट बॉक्स देख रहा हूँ। सर यू आर नॉट ऑडिबल, ये तो बहुत पहले का है। और नमस्ते हो गया, बाकी कोई डाउट किसी के नहीं। यस, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रो इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। 10th भी चीज के जैसा ही है ना। चीज नहीं बोलते एक्चुअली वहां पे। इवन इंडिया में जैसे ये भी है, टोफू सोफू भी है, दिल्ली में बिकते हैं, तो उन्हें चीज नहीं बोलते, इसी नाम से बुलाते हैं, है ना। जैसे मोमोज को मोमोज ही बुलाओगे, इंडिया में आके नाम तो नहीं बदलते। हालांकि पता है कि वो चाइनीज ओरिजिन का, तो चाइनीज फूड है तो चाइनीज नाम तो वही रहेगा, बट ओरिजिन ऑफ कंट्री इंडिया नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जहां तक बात करें तो सबसे पहले ये कि ये भी सब फर्मेंटेशन बेस्ड है। जैसे अभी मैं बात करूं, डेयरी इंडस्ट्री में भी हमने फर्मेंटेशन को यूज किया। ब्रेड इंडस्ट्री या बेकिंग इंडस्ट्री तो पूरी फर्मेंटेशन बेस्ड है। टोडी बनाने के लिए भी फर्मेंट किया। डिफरेंट काइंड के जो बैटर बनाए जाते हैं साउथ इंडियन फूड्स में, वो भी सारे फर्मेंटेड हैं। और ये सब भी आपने लिखा है कि सब फर्मेंटेशन। तो हम बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन यूज कर रहे हैं वो फर्मेंटेशन ही है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में भी जो किया जाएगा वो फर्मेंटेशन से ही आएगा। लेकिन जिन बड़े बड़े वेसल्स के अंदर ये प्रोसेस कैरी किया जाता है, दोज आर कॉल्ड फर्मेंटर। जितनी बड़े रूम होते हैं आपके घर के, उतने बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी 5000 लीटर 10,000 लीटर भी होती है। इतने बड़े बड़े फर्मेंटर्स भी आते हैं जिनके अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो ऑलरेडी एआईपीएमटी में पूछा गया था कि फर्मेंटेशन इन इंडस्ट्रीज कैरीड आउट इन लार्ज वेसल्स कॉल फर्मेंटेशन, एनसीईआरटी की ही लाइन है। यहाँ पे जो लार्ज वेसल्स को आप यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड फर्मेंटर। बायोटेक पढ़ लिया आप लोगों ने? कोई आंसर करेगा क्वेश्चन का? बायोटेक पढ़ लिया? चल रहा है अभी सर। चल रहा है। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट? फर्स्ट। फर्स्ट स्टार्ट ओके, हुई। सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर के लास्ट में एक इमेज बनी होगी, स्टिर्ड टैंक रिएक्टर, है ना। जिन लोगों ने अपने आप कभी देखा हो। यस तो सर। हाँ, एक स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज बेसिकली फर्मेंटर, अगर उसके अंदर प्रोसेस फर्मेंटेशन हो रही है तो। अब स्टिर्ड टैंक तो रिएक्टर है, रिएक्टर मींस जिसमें रिएक्शन हो रही है। स्टिर्ड बिकॉज उसको कॉन्स्टेंटली घुमाया जाता है, उसके अंदर जो पानी होगा जिसे ब्रॉथ बोलते हैं माइक्रोब्स में या बायोटेक में आप पढ़ोगे, तो ब्रॉथ को घुमाया जाता है, वो ऐसे से घूमता रहता है पानी, और उसमें जो प्रोसेस हो रही है वो रिएक्शन हो गई। और टैंक के जैसा हो, क्योंकि बहुत बड़ा है तो टैंक। तो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज ए काइंड ऑफ बेसिकली फर्मेंटर। कंडीशन इज कि उसके अंदर जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन। अगर कोई और प्रोसेस हो रही है तो और नाम दिया जा सकता है। तो बेसिकली स्टिर्ड टैंक रिएक्टर को आप फर्मेंटर से समझ सकते हैं। अब कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ने हैं? सबसे पहले में पढ़ना है ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो अल्कोहल बेस्ड है। अल्कोहलिक बेवरेजेस जहां बनाए जाते हैं, दिस इज, और ये सब फर्मेंटेशन से बनते हैं। सो फर्मेंटेड बेवरेजेस, फर्मेंटेड बेवरेजेस वो हैं जो ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज किए। फर्मेंटेड सोयाबीन और व्हीट मैंने इन तीनों के लिए बनाया। सोफू, टोफू, टेम्प, इन सब में सोयाबीन का आटा और व्हीट का आटा मिला के बनाया जाता है। सो दैट्स सर फर्मेंटेड बेवरेज कितनी तरह के होते हैं? फर्मेंटेड बेवरेजेस तो बहुत सारे तरीके के हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से। सबसे पहली चीज की ब्रीविंग इंडस्ट्री की बात की जाए, सेम ईस्ट यूज करेंगे जो आपने ब्रेड में किया। बस अब हमारे लिए अल्कोहल इम्पोर्टेंट ओके। है। जैसे अभी हमने ये रिएक्शन लिखी थी ब्रेड में, कि हमें एक आटे का सोर्स चाहिए, कोई भी हमें ऐसी चीज चाहिए जिसमें हमें शुगर मिल जाए, कार्बन मिल जाए, उससे हम ग्लूकोज तक पहुंचेंगे, ग्लाइकोलिसिस होगी, फर्मेंटेशन करेंगे, दैट विल बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन दिस केस, जो अभी हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री में। और फिर हम इस अल्कोहल को यूज करेंगे, हमें इसे ऑक्सीडाइज नहीं करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देंगे। बेक करोगे तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी, अगर बेक नहीं करोगे, एनारोबिक कंडीशन में रखोगे तो अल्कोहल बनता रहेगा। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसको यूज अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो कि अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है या ब्रेड बनाना है ना। तो दोनों जगह एक ही है।
यहाँ पे बस नाम बदल जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ब्रीव है वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसी को आप यूज करेंगे, है ना। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को यूज करके ही आपको ब्रीविंग इंडस्ट्री में जाना। सेम रिएक्शन है, अल्कोहल बन गया, दैट अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल। अभी हमने लिखा रिएक्शन में जो अल्कोहल बनेगा वो क्या कहलाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे बस एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये रिएक्शन होती है तो आपकी बुक में एक डेटा सिंपल दिया हुआ है कि ईस्ट कितनी अल्कोहल की प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकता है। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक, जैसे ग्रेप से वाइन बनती है ना, ग्रेप वाइन मार्केट में कॉमन है, राइस से भी वाइन बनती है, या वोदका पोटैटो से बनती है। मान लीजिए हमने ग्रेप का जूस लिया, उसमें हमने ईस्ट मिलाया, फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म मिलाया, जिस बड़े वेसल्स के अंदर मिलाया वो फर्मेंटर हो गया। अब फर्मेंटर में ये रिएक्शन हो रही है, हमने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो जो कंडीशन चाहिए ऑर्गेनिज्म को वो हमने सारी सेट कर दी। अब क्या होगा, उसमें जो कार्बन सोर्स है वो फर्मेंट होगा, अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे अल्कोहल की परसेंटेज उस ब्रॉथ में, उस मीडियम में बढ़ती जाएगी। तो उसमें जो ईस्ट है वो अल्कोहल की कितनी परसेंट को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि अल्कोहल अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो ईस्ट खुद ही मर जाएगा, ईस्ट की सेल्स की लाइसिस हो जाएगी, और अगर ईस्ट की सेल्स की डेथ हो गई तो फिर फर्मेंटेशन कैसे होगी। तो इसमें एक डेटा है, जो केवल एक डेटा है, एक्सपेरिमेंटली वो डेटा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि ईस्ट 13% अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकता है। तो एक ये चीज याद रखिएगा कि जब फर्मेंटेशन होगा तो उसमें ईस्ट कितना टॉलरेट करेगा, ईस्ट कैन सर्वाइव अप टू 13% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन मीडियम, फर्मेंटिंग मीडियम। इसको हम ब्रॉथ बोलते हैं, BROTH, जिसमें फर्मेंटेशन हो रहा है वो क्या कहते हैं, ब्रॉथ। वेसल का नाम है फर्मेंटर, उसमें जो लिक्विड होगा वो ब्रॉथ कहलाता है। तो ब्रॉथ में 13% अल्कोहल तक ईस्ट अपना काम करता है। इससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम से हो जाएंगी, ईस्ट की लाइसिस होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी अल्कोहलिक बेवरेजेस में 13% से ज्यादा अल्कोहल है तो फिर कैसे बनेगा, फिर वो इस तरीके से बनेगा कि अल्कोहल को निकाल के कॉन्सेंट्रेट करिए एंड देन आप उसको पैक करके सेल करिए। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो 13% तक या उससे नीचे वाले जो बेवरेजेस हैं वही आपको करने पड़े। अब प्रोसेसिंग क्या है इसमें, प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए आपको प्यूरिफिकेशन करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसमें डिस्टिलेशन इज वेरी कॉमन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज वेरी कॉमन। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रॉथ में डिस्टिलेशन करेंगे और डिस्टिलेशन से अल्कोहल निकाल लेंगे, फिर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा जिस बेवरेजेस में रखनी है वो आप वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, नाउ कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं, इनमें से सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिनमें 13% से कम होता है, दोज आर ऑब्टेन्ड विदाउट डिस्टिलेशन। इनमें डिस्टिलेशन नहीं करना पड़ता, इसलिए इनमें क्लैरिटी नहीं आती। ब्रॉथ का मतलब होता है मीडियम। जैसे आपने क्या किया, आपने आलू लिया, आलू को पीस कीजिए मिक्सी में, पानी मिला दीजिए, तो दैट बिकम्स द ब्रॉथ। अब आपको क्या करना है, इस पोटैटो में आपको ईस्ट मिलाना है। ऐसा नहीं होगा कि वोदका बन जाएगा, लेकिन प्रोसेस जरूर स्टार्ट हो जाएगा। वोदका बनाने के लिए आपको उसे डिस्टिल करना पड़ेगा जो आपके घर में नहीं है। बट ब्रॉथ का मतलब ये हुआ तो उसमें सबस्ट्रेट डालना है और उसमें हमें ऑर्गेनिज्म मिलाना है, फर्मेंटिंग माइक्रोब, ईस्ट मिलाना है और उसका वॉल्यूम मेकअप करना है। सो दैट इज कॉल्ड ब्रॉथ। इसमें फर्मेंटेशन होती रहेगी टाइम के रिस्पेक्ट में और अल्कोहल बनता है। लिक्विड पोर्शन, फर्मेंटर में कुछ भरा होगा ना पानी के जैसा, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉथ। विदाउट डिस्टिलेशन कौन से अल्कोहलिक बेवरेजेस आते हैं, दो हैं, एक बियर है ना, बियर किससे बनती है सब अगर जानते हैं तो जौ के पानी से बनती है वैसे तो, बार्ले माल्ट, माल्ट इज स्टार्च, और बियर में अल्कोहल की परसेंटेज सबसे कम होती है 4 to 6%।
सर हालांकि फ्रूट बियर में आ गई आजकल। बोलो। सर ब्रॉथ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है फर्मेंटर्स में। नहीं, हम बनाएंगे। फर्मेंटर तो वेसल है, एक चैम्बर हो गया, एक प्रेशर कुकर हो गया, उसमें आप कुछ बनाने के लिए डालोगे ना। तो फर्मेंटर इज लाइक प्रेशर कुकर, कि उसमें प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा और बाकी चीजें, टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा, पानी कितना रखना है वो भी देख लोगे, क्या बॉईल करना है वो भी मिला दिया, है ना। तो उस तरीके से, है ना। तो ब्रॉथ का मतलब एक जूसी पोर्शन, एक लिक्विड पोर्शन, वो ब्रॉथ कहलाता है ना। आप 1 लीटर पानी में 1 किलो आलू, एक आलू से 1 पोटैटो पीस दीजिए, तो क्या होगा, काम पानी तो क्या नहीं रहेगा। काम क्या करता है वो? कुछ नहीं, वो उसे ब्रॉथ बोलते हैं। अब उसमें आप ईस्ट मिलाओगे तो पोटैटो में जो स्टार्च है वो फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन करता है। हाँ, ब्रॉथ ओ, फर्मेंटेशन नहीं करता, ब्रॉथ तो लिक्विड हो गया बेटा। ये एक फर्मेंटर है, ठीक। इसमें एक फैन लगा होता है जिससे हम इसे घुमाते रहते हैं। इसमें लिक्विड है, पानी है। पानी के साथ इसमें वो चीज होगी जो आपको फर्मेंट करनी है। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने जौ का आटा ले लिया, तो मैंने इसमें बार्ले माल्ट ले लिया, जौ का आटा। तो जौ के आटे को पानी में ही तो घोलोगे ना, पानी हो गया। इसमें मैंने ईस्ट मिला दिया, इसका मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया जो चाहिए। इसको घुमाया जाता है तो घुमा दिया। ऑक्सीजन चाहिए नहीं होती तो पूरा बंद कर रखा है, एनारोबिक मीडियम में फर्मेंटेशन होने वाला। बस। अब ये जो लिक्विड पोर्शन जिसमें जौ का पानी आटा है और उसमें पानी है और उसमें ईस्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रॉथ। बस। इन सबका मिक्सचर ऐसे मान लो। बेसिकली। हाँ, मिक्सचर, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड ब्रॉथ। सो बियर बार्ले माल्ट से फटाफट याद कर दीजिए। वाइन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नीट में ऑलरेडी आ ही चुका है। बियर और वाइन ये दो ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं। वाइन किससे बनता है, फ्रूट जूस से। अलग अलग फ्रूट जूस से आप वाइन बना सकते हैं। इसमें 12.5% से लेके 14.5% तक अल्कोहल हो सकता है। जैसे इसीलिए लिखा मैंने, ये आपकी बुक में परसेंटेज नहीं दी है, बट लिखा इसीलिए कि अभी मैंने कहा कि 13% से ज्यादा ईस्ट टॉलरेट नहीं करेगा, तो फिर 14.5% कैसे आ गया, और हम बना रहे हैं बिना डिस्टिलेशन के। तो इसलिए ये फिगर एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाता है। एक तो डेटा है कि 13% से ज्यादा अल्कोहल टॉलरेट नहीं करता, तो वो आपको उस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। कभी पूछा तो नहीं गया कि वाइन में कितना परसेंट अल्कोहल है, बट नॉलेज के लिए जरूर याद कर सकते हैं कि 13% से थोड़ा सा ज्यादा भी अल्कोहल है तो प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है ना। तो विदाउट डिस्टिलेशन बियर और वाइन, ये दो चीजें आती है। अगर डिस्टिलेशन से आप बनाओगे, इसीलिए इनमें क्लैरिटी नहीं होती। अगर आप बियर और वाइन को देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती। जितनी ब्रांडी, विस्की, रम, वोदका, जिन, है ना, ये सब क्लियर होती हैं, उतनी क्लियर ये नहीं होती। ये विद डिस्टिलेशन है, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कहलाते हैं। डिस्टिल्ड प्रोडक्ट के अंदर डिपेंड करता है विस्की, ये ले सकते हैं। ये अलग अलग अनाज, सीरियल, उनसे बनती है। 50% तक अल्कोहल हो सकता है। रम, ये शुगर केन, शुगर केन इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, शीरा बोलते हैं, मोलासिस, उससे बनता है। 40% तक अल्कोहल। ब्रांडी सबसे ज्यादा होता है, एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं। ये बनेगा फ्रूट जूस से। मैक्सिमम है 65 to 70% अल्कोहल, है ना। और इसके अलावा फैनी भी आता है, सब तो नहीं याद कर सकते। रम तो हो ही गया, जिन आता है, वोदका आता है, सो मैनी आर देयर। आपकी बुक में ये दिए हैं, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, इनमें से कौन से डिस्टिलेशन के हैं, कौन से विदाउट डिस्टिलेशन है, बस यही पूछा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल की परसेंटेज अगर बढ़ानी है तो आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। क्लियर।
तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस। अगले पे चलते हैं। सेकंड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो लिटरल मीनिंग में अगर आप जाएंगे तो अगेंस्ट लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट में काम करे। एंटीबायोटिक यूजुअली माइक्रोब के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो कुछ माइक्रोब केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देंगे या किल कर देंगे, या तो उन माइक्रोब को मार देंगे या उनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे। सो दोस केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हुए? दीज आर केमिकल्स रिलीज्ड या प्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख दीजिए, रिलीज्ड बाय few microbes that can kill or reduce या inhibit the growth of other microbes. So antibiotics, chemicals released in a small quantity by few microbes that can kill or reduce the growth of other microbes. डिस्कवरी की जहां तक बात है, ऑलरेडी सबको पता है, मैंने फंगी में भी आपको पढ़ाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। ही डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड दैट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। कहां से? फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम notatum species while working on Streptococcus bacteria. तो ये बेसिकली स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। पेनिसिलिन की डिस्कवरी को सेरेपेंडिटी का एग्जाम्पल माना जाता है। सेरेपेंडिटी का मतलब होता है डिस्कवरी बाय चांस, अचानक से कोई चीज डिस्कवर हो गई। सोच नहीं रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कोई पेनिसिलियम पे काम करने का नहीं था उस टाइम पे, वो तो स्ट्रेप्टोकॉकस पे काम करते। उन्होंने काम करते करते ये नोटिस किया कि जहां कुछ कल्चर ऐसे हैं, कुछ स्ट्रेप्टोकॉकस की कॉलोनी ऐसी है जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही। और ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके नियर बाई पेनिसिलियम फंगी ग्रो कर रही। इसका मतलब उनको क्लिक कर गया कि ऐसा क्या है कि पेनिसिलियम जब पास में ग्रो कर रहा है तो स्ट्रेप्टोकॉकस ग्रो नहीं कर रहा। वो जो काम कर रहे थे वो तो छोड़ दिया, इस बात पे लग गए कि पेनिसिलियम की वजह से स्ट्रेप्टोकॉकस की ग्रोथ क्यों इनहिबिट हो रही है। बस वहीं से पेनिसिलिन नाम का फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है या किल करता है। यहाँ से डिस्कवरी हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि पेनिसिलिन का कमर्शियल प्रोडक्शन किया गया। अगेन, अब आप कमर्शियल प्रोडक्शन करोगे तो वही आपको लार्ज वेसल्स चाहिए, है ना। बस यहाँ पे ये फर्मेंटर नहीं कहलाएगा। अब आप उसको एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना है तो सिर्फ उसे रिएक्टर बोल दिया जाए। तो बड़े बड़े रिएक्टर्स के अंदर, रिएक्टर ऑपरेट करने का मतलब है पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। रिएक्टर की स्पीड कितनी रखनी है, रिएक्टर में टेम्परेचर कितना रखना है, रिएक्टर में जो ब्रॉथ को रोटेट करने के लिए पंखा लगा है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन कितनी जानी है, उसमें कितना इनपुट आएगा, कितनी एंटीबायोटिक बनेगी। ईच एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन पेपर। सो इसको बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर कोई बायोटेक वगैरह में बीटेक एमटेक करता है, इंजीनियरिंग वैल्यू एस्पेक्ट है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। तो 3 साइंटिस्ट हो गए, फ्लेमिंग के अलावा 2 और इसमें ऐड हो गए, जिनको फिर नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी एज वेल एज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ड्यूरिंग द
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वहां पे सबसे ज्यादा यूज किया गया। तो ये कौन कौन से हैं? फ्लेमिंग तो है ही, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चैन, आप चाहे तो बुक से पूरा नाम लिख सकते हैं, एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ये तीन ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1945 for the discovery of penicillin antibiotic and its commercial production। ये याद रखिए। बाकी जहां तक एंटीबायोटिक्स की बात है, तो एंटीबायोटिक्स में सबसे कॉमन एंटीबायोटिक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है, दैट इज, मैंने आपको रे फंगी जब पढ़ाया था इन मोनेरा, किंगडम मोनेरा में एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ाया था, रे फंगी और माइसीलियल बैक्टीरिया, वहां पे मैंने आपको जो है वो एंटीबायोटिक के बारे में बताया है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस है, बिलोंग्स टू माइसीलियल बैक्टीरिया और रे फंगी, उससे मोर देन 100 एंटीबायोटिक जो करंटली मार्केट में सोल हो रही है वो ऑब्टेन की गई है। तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए उसको आप जानते हैं। एक तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हो ही गई, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ये आपको याद रखना है। बाकी अदर एग्जांपल्स में अगर आप याद कर सकते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कम से कम, हालांकि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया है इसके बारे में, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसलिए लिखा हूं क्योंकि याद रखिएगा कॉकस नहीं है, इट्स नॉट बैक्टीरिया, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो आपने रे फंगी में पढ़ा हुआ है एक्टिनोमाइसिस में वो है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस विच इज ए रे फंगी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वहां से निकल, ये याद रखिए। इसको आपने माइसीलियल बैक्टीरिया लिखा होगा या फिलामेंटस बैक्टीरिया या रे फंगी, और क्लास के नाम के हिसाब से एक्टिनोमाइसिस, तो इसलिए याद रखिए। अगर कभी आता है कि फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, तो आंसर ये है ना। क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, आप कहेंगे कि सिंपली तो है एनसीईआरटी में, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, ये लिखा है पेनिसिलिन, बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कौन सी है। अब आप पेनिसिलिन टिक करके चले जाए जल्दी में तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि पेनिसिलिन तो मिलेगी पेनिसिलियम फंगी से और वो फंगल एंटीबायोटिक हो गया, पूछा गया था बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो फर्स्ट फंगल एंटीबायोटिक हो या फर्स्ट एंटीबायोटिक हो तो पेनिसिलिन आंसर है, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक हो तो आंसर क्या बनेगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एंटीबायोटिक। बाकी बहुत सारी मार्केट में आती है, नियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आजकल बड़ा पॉपुलर है, कोविड की मेडिसिन आपने देखी हो तो एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनेकोल, टेट्रासाइक्लिन, सो मेनी एंटीबायोटिक्स है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट विच इज एंटीबायोटिक। नाउ थर्ड आता है, आपकी बुक में दिया है कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं, जिनका हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो कौन कौन से? थर्ड इज ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में एक अल्कोहलिक बेवरेजेस की इंडस्ट्री हो गई, एक एंटीबायोटिक की इंडस्ट्री हो गई, नाउ थर्ड इज ऑर्गेनिक एसिड। अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड और उनका अलग अलग यूज। जैसे सबसे कॉमन क्या है? एसिटिक एसिड, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने आपको फर्मेंटेशन में पढ़ाई। एसिटिक एसिड कहां से मिलेगा? ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द बैक्टीरिया व्हिच इज एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर इज द जीनस, एसिटाइज स्पीशीज। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, फिर से बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो हिमांशु? नो सर। ओके, सो एसिटिक एसिड कैसे मिलता है? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, माइक्रोब कौन सा यूज कर रहे हैं? एसिटोबैक्टर एसिटाई, और एसिटिक एसिड का यूज क्या है? विनेगर। सर हाँ सर एक क्या? बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, समय कनेक्शन फेल हो गया था अभी। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन में जैसे रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन पढ़ाया था, तो उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन भी आपको पढ़ाया था।
और भी डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं जो आप यहाँ देखोगे। तो होना वही है फर्मेंटेशन यस सर। रिएक्शन। माइक्रो बदलेगा, फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट बदल जाएगा। जैसे अगर हम एसिटोबैक्टर एसिटाइल जो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया कहलाएगा, इसको यूज करेंगे तो एस्टिक एसिड बन जाएगा। एस्टिक एसिड का मार्केट में यूज क्या है, क्यों बना रहे हैं? विनेगर की फॉर्म में एस्टिक एसिड को सबसे ज्यादा यूज किया है। ऐसे साइट्रिक एसिड है। तो शायद नेटवर्क में कोई इश्यू हो रहा है। किसमें? सर क्वालिटी बहुत लो आ रही है आपके पिक्चर की, रीजॉइन सर करके बहुत ही देखो। ब्लर दिख रहा है। मेरे पॉइंट पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सर यहाँ पे तो ठीक आ रहा है। बस सर बार बार ब्लर हो रहा वीडियो है। कॉल सर यहाँ पे हाँ वही सब ब्लर हो रहा है बार बार। चलो देखता हूँ एक बार सेटिंग चेंज करके कुछ। साइट्रिक एसिड कैसे बनेगा? साइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमें जो माइक्रोब चाहिए दैट इज एस्परजिलस। बताओ एस्परजिलस बैक्टीरिया है फंगी है? फंगी फंगी। फंगी में कौन से क्लास की फंगी है? बताओ किस क्लास से बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिलोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज? सर एस्को। एस्कोमाइसिटीज, यस। एस्को एस्कोमाइसिटीज से। सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड का यूज क्या है इंडस्ट्री में? एक तो डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, कलर करने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए हम साइट्रिक एसिड को यूज करते हैं एज ए फिक्सेटिव। कलर को पक्का करने के लिए साइट्रिक एसिड यूज किया। दवाइयों में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होगा, और फूड और कैंडीज के प्रिजर्वेशन में यूज होता है ना? किसी फूड को प्रिजर्व करना होता है, जैसे अचार वगैरह में आप कई बार देखोगे तो साइट्रिक एसिड पड़ा होता है। कुछ तो गोलगप्पे के पानी में भी जो है वो साइट्रिक एसिड मिला है। खट्टा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लेमन, लेमन से ही तो लेमन से अगर साइट्रिक एसिड बनाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली कहा जाए कि लेमन में भी तो सर सिट्रस फ्रूट में भी तो सिट्रिक एसिड ही होता है, इसीलिए वो सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं। तो अगर हमने लेमन से निकाल के साइट्रिक एसिड को यूज किया तब तो बहुत महंगा, पता नहीं कितने केजी लेमन चाहिए तो आपको 1 लीटर साइट्रिक एसिड मिल पाएगा। तो उसको बनाया जाता है फर्मेंटेशन से, बाय यूजिंग द फंगी एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट एसिड है ग्लूकोनिक एसिड। कैसे बनेगा? यूजिंग द माइक्रोब सेम एस्परजिलस नाइगर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेनिसिलियम को यूज कर सकते हैं, बस पेनिसिलियम की स्पीशीज अलग है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से पेनिसिलिन भी मिलती है, एंटीबायोटिक भी, लेकिन उससे फर्मेंटेशन में यूज करोगे तो ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का यूज क्या होता है? ये कैल्शियम का सोर्स होता है एक्चुअली। ग्लूकोनिक एसिड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, तो इसलिए इसको इन्फेंट्स में, काउज में, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उन सब के लिए। क्लियर? तो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से मिल सकता है, एस्परजिलस नाइगर से मिल सकता है। यूज कैसे होगा? इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम। किनके लिए? फॉर इन्फेंट्स, काउज, कैटल्स को दिया जाता है, लैक्टेटिंग मदर्स, इन सब के जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनमें जो है वो हम इसको यूज करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड को। लैक्टिक एसिड नजर आ रहा है। बेटा फिर से सेटिंग चेंज करो आप लोग। दिशांक की हो गई सेटिंग चेंज? सर थोड़ा ऊपर करना शीट को। ओके मैं वो कर देता हूँ। सर वो पेपर मूव करते वक्त ब्लर हो जाता है। हाँ वो इसलिए सर क्योंकि फोकस सही नहीं आ रहा। पेज अगर हिलेगा जरा सा भी तो हाँ उसको 10-15 सेकंड लग जाएंगे कैमरे को फिर से लेने में। हाँ सर वो तो कम फोकस सही नहीं आ रहा इसका बार बार।
चलो अब देखो, आप पहले फोकस कर लो, वरना मैं अभी आपको पीडीएफ पे भेज ही दूंगा, है ना। तो अगर कुछ छूट जाए, बाई चांस अगर कुछ छूट जाए, तो आप थोड़ा उससे भी चेक। नीचे करना, थोड़ा सा नीचे करो, बस सब सही है बिल्कुल। थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, सब सब दोबारा हो गया। बस सर बस। अभी आ जाएगा। किसी की डिमांड है उसको फोकस करना है, किसी की डिमांड नहीं है, तो इसलिए एट ए टाइम सब लोगों को एक साथ एक जैसा नहीं दिख सकता। सब सही है बिल्कुल। ठीक है, आप लिख लो, कोई इशू नहीं। ओके सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और बैक्टीरिया वही रहेगा हमारा LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। और इसको अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। लास्ट आप लिख सकते हैं ब्यूटायरिक एसिड। सर काउस के बाद क्या लिखा है? काऊ के बाद लिखा है लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स फीड कराती हैं बेबीज को, उनके जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनमें भी ग्लूकोनिक एसिड को यूज किया। ब्यूटायरिक एसिड नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड मिलेगा क्लॉस्ट्रीडियम से, बैक्टीरिया है। ब्यूटाइलिकम। इसको भी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया भी था कि बटर में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड यूज होता है, तो दैट एसिड इज ब्यूटायरिक एसिड, है ना। बटर में आपको जो करेक्ट, जैसे घर का मक्खन नहीं अच्छा लगता होगा शायद, अमूल का मक्खन ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगता है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर जो दिया गया है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। तो ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स हुए हमारे पास, एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, जिनको हमने अलग अलग माइक्रोब को यूज करके बनाया, और अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहां इनके अलग अलग यूज है। तो ये थर्ड हुआ ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ एंजाइम्स भी हैं जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं, जिनको हम अलग अलग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं उन पे चलते हैं। ठीक है, शीट को टर्न करते हैं सो दैट फोकस। नाउ फोर्थ नंबर पे लिख सकते हैं आप एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हम यूज करेंगे। एंजाइम्स में दो इंपॉर्टेंट हैं, वन इज पैक्टिनेज। ये हमें मिलेगा फ्रॉम द फंगी एस्परजिलस नाइगर, और इसका यूज ये है, पैक्टिनेज आप नाम से समझ रहे होंगे, पैक्टिनेज का मतलब है कि ये सेल वॉल के बाद जो मिडिल, सेल वॉल से ऊपर आप मिडिल लैमेला पढ़ते हैं, मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की होती है, तो मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा यूज होगा। अब मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट क्यों करना है, हमें क्या जरूरत है मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट करने की, तो इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जब आप जूस निकालते हैं, तो जैसे आप किसी लोकल शॉप पे जाइए तो जूस निकालेंगे, तो जूस टर्बिड रहेगा, थोड़ा सा थिक रहेगा, और उसमें फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप डाबर का रियल जूस लीजिए, या कोई भी आप पैक्ड जूस लीजिए जो मार्केट में आते हैं, तो बहुत ही क्लियर होते हैं, और उसमें कोई भी आपको टर्बिडिटी या फाइबर्स वगैरह नहीं दिखाई देते। तो जूस के एक्सट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए और जूस में क्लैरिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, जूस में हम पैक्टिनेज मिला देते हैं। तो जो भी फाइबर्स में जो सेल्स होंगी, उन सेल में जो मिडिल लैमेला होंगी, वो जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगी यूजिंग द एंजाइम पैक्टिनेज, और फिर बाकी चीजें मिली हुई हैं जिससे वो जूस क्लियर हो जाएगा। जितना क्लियर हो जाएगा, इंडस्ट्री में वैसे भी क्लियर जूस ही आता है, इसलिए तो कहते हैं कि लोकल शॉप वाला जूस इज मच बेटर, फार बेटर देन पैक्ड जूस। उसका रीजन ये है कि आपको डाइटरी फाइबर्स फ्रूट जूस में मिल सकते हैं, पैक्ड जूस में नहीं मिल सकते, क्योंकि वो हटा दिए जाते हैं क्लैरिटी लाने के लिए, है ना, कि ग्लास में डाले तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए इंडस्ट्री में पैक्टिनेज को यूज किया। अब पैक्टिनेज को यूज करेंगे तो बनेगा कहाँ से, दैट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द
ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस नाइगर। किस चीज में यूज किया गया इसको? फॉर एनहांसिंग द जूस सर ये एक्सट्रैक्शन। पॉपुलेशन से बचाता है ना? हाँ, उससे भी बचाएगा। एंड क्लैरिटी ऑफ जूस, जूस में क्लैरिटी और जूस में जूस का जो वॉल्यूम है, जो कंटेंट है, उसको एनहांस करने के लिए एक्टिनेज मिला। ऐसे ही प्रोटीएज एंजाइम आता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो प्रोटीएज हो जाएगा। ये भी मिलेगा आपको एस्परजिलस फंगी से। इसके अलावा आपको बैक्टीरिया से भी मिल सकता है, दैट इज बैसिलस, कॉमा लगा हुआ है। प्रोटीएज, अब ये किस में यूज किया जाएगा? ये डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है कि भाई कपड़ों पे दाग लग गया, प्रोटीन का क्लॉट लग गया, धब्बा लग गया, ब्लड का क्लॉट लग गया। अब ब्लड का क्लॉट अगर कपड़े पे लग गया तो कैसे छूटेगा? तो जो आते हैं स्टेन रिमूवर्स आते हैं, तो स्टेन रिमूवर्स में बेसिकली क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो उन दाग में जो प्रोटीन है उसको, क्लॉट को हटा डाइजेस्ट कर देंगे तो दाग अपने आप हट जाएगा। अगर ऑयल का होगा तो लाइपेज एंजाइम होगा, वो लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा तो तेल का दाग हट जाएगा। तो स्टेन रिमूवर के फॉर्म में इसको बेसिकली यूज करते हैं डिटर्जेंट्स में। दिस इज यूज्ड इन डिटर्जेंट्स टू रिमूव प्रोटीनेशियस क्लॉट्स। आता है ना? किसका ऐड आता है? कि शायद सर्फ एक्सेल का आता है, नहीं, एरियल का आता है। एरियल का ऐड आप देखिएगा तो उसमें वो दिखाते हैं कि एंजाइमेटिक एक्शन, है ना? एंजाइमेटिक एक्शन क्या है? उसमें एक्चुअली ये एंजाइम्स हैं जो दाग छुड़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम हो सकता है एमाइलेज, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस। सर डिटर्जेंट्स में लाइपेज यूज होता है या फिर प्रोटीएज यूज होता है? ये डिपेंड करता है कि बेटा जो स्टेन रिमूवर है वो किस चीज के लिए है। मैंने लाइपेज लिखा नहीं क्योंकि बुक में नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ रहे सर हैं। बुक बट में अगर लिपिड का क्लॉट होगा तो लाइपेज, अगर लिपिड का क्लॉट है तो लाइपेज, प्रोटीन का क्लॉट है तो प्रोटीएज। सिंपल है बस। लिपिड का क्लॉट लाइपेज एंजाइम कहाँ से मिलेगा वो आपको पढ़ना नहीं है, प्रोटीएज आपकी बुक में दिया है इसलिए आपको पढ़ना है। ये स्टार्च के डिग्रेडेशन में सब जानते ही हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अल्फा माइलेज होता है। दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट ईयर भी आया हुआ है क्वेश्चन में, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज को आप टीपीए भी बोलते हो। टीपीए इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये मिलेगा ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि ये क्लॉट बस्टर की फॉर्म में यूज होता है। ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड के TPA क्या? टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, फुल फॉर्म लिखी हुई है। ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं, ब्लड क्लॉटिंग आपने पढ़ा होगा, 12 फैक्टर्स हैं, उसमें आपने प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स भी पढ़े होंगे। बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा टाइम के लोग, और वैसे भी आप सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में आप जब पूरी ब्लड क्लॉटिंग का समरी तो यही है कि ब्लड का क्लॉट्स अगर बनेगा तो उसमें प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से क्लॉटिंग होती है। अब मान लीजिए कोई इंटरनल इंजरी हुई और आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लॉट बन गया, तो वो इंटरनल इंजरी थी, तो इंटरनल इंजरी फिर कैसे हटेगी? या तो सर्जरी करके ब्लड के क्लॉट्स हटाए जाएं, या ब्लड में कोई ऐसी चीज मिला दी जाए
जो ब्लड के क्लॉट्स को तोड़ती चली जाए, जहां जहां से वो चीज, वो केमिकल पास होगा, वो उस चीज को डाइजेस्ट करता जाए। तो एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो यूज किया जाता है फॉर दिस कॉज, कि ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई क्लॉट बन गया, ब्लड का क्लॉट बन गया, तो क्लॉट बस्टर की फॉर्म में यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सर्कुलेशन में पढ़ाया गया होगा डिसऑर्डर में आपको। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस होते हैं, जो पेशेंट सफर करते हैं इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से, उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज ब्लड वेसल्स के अंदर अगर क्लॉट बन गया तो फिर प्रेशर पर ज्यादा लगाना पड़ेगा हार्ट को, हार्ट फेल हो सकता है। तो ऐसे केस में फिर टीपीए को मेडिकली यूज किया जाता है, सो दैट वो ब्लड वेसल्स के अंदर बनने वाले क्लॉट्स को रिमूव कर सके। So this is used as clot busters. Clot buster. किस चीज के लिए? For removing blood clots. सर from- प्लाज्मिनोजन का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिनोजन तो बेटा आप जूलॉजी में देखो, सर्कुलेशन में मीनिंग कुछ नहीं आएगा। मीनिंग में तो कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वर्ड है तो इसका कोई हिंदी मीनिंग भी होगा। प्लाज्मिनोजन सिंपल, जैसे फाइब्रिनोजन आपने प्रोटीन पढ़ी होगी, पढ़े आपने कुछ? फाइब्रिनोजन पढ़ा है कहीं? हाँ सर, ट्रिप्सिनोजन पढ़ा है? तो हाँ सर, ट्रिप्सिनोजन, पढ़ा है। हार्ट फाइब्रिनोजन वाले जब क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर तो होते हैं, बट चलिए अगर ट्रिप्सिनोजन है तो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इसमें ये जो ओजन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? प्लाज्मिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो ऐसे समझो, ट्रिप्सिन एंजाइम का जो प्रिकर्सर होता है वो ट्रिप्सिनोजन कहलाता है। पढ़ा है? जो इनएक्टिव फॉर्म है, जो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, उसमें नॉमेनक्लेचर में ओजन वर्ड यूज किया जाता है एज ए सफिक्स। तो ट्रिप्सिन अगर एक फंक्शनल एंजाइम है तो उसका नॉन फंक्शनल स्टेटस जो होगा वो ट्रिप्सिनोजन कहलाएगा। जब ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है तभी ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होके काम करता है। ऐसे फाइब्रिन प्रोटीन है तो फाइब्रिन प्रोटीन को बनाने वाला जो होगा प्रिकर्सर वो फाइब्रिनोजन। ऐसे प्लाज्मिन को बनाने वाला जो प्रिकर्सर होगा वो प्लाज्मिनोजन। तो ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, वो टिश्यू में क्या करेगा? प्लाज्मिनोजन बनाने वाली चीज को एक्टिवेट करेगा। जब प्लाज्मिनोजन बनेगा तो उससे प्लाज्मिन प्रोटीन्स बनेंगी। प्लाज्मिन प्रोटीन्स का ब्लड क्लॉटिंग में रोल है और फिर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के हिसाब से फाइनली ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एंजाइम का काम ये है कि वो प्लाज्मिनोजन बनाना शुरू करे। ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मिनोजन बनेगा तो सीरीज रिएक्शन से होते हुए ब्लड क्लॉटिंग जो है वो, जो ब्लड क्लॉट्स है उसको वो डिसॉल्व कर देगा। उसमें डिसॉल्व करने के लिए जो चाहिए हमें वो है प्लाज्मिनोजन, जिसको एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो उसकी पूरी एक मैकेनिज्म है, हम उस पर तो नहीं जा सकते, बट आप इसे एक प्रिकर्सर मान सकते हो। ये उस चीज का प्रिकर्सर है जो ब्लड क्लॉट्स में प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा, हटाएगा। जितनी जल्दी ब्लड क्लॉट हट जाएगा उतनी जल्दी हार्ट आपका सेफ हो जाएगा। ऐसे पेशेंट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सफर करते हैं उनको मेडिकली ये चीज दी जाती है। फॉर रिमूविंग ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसे। ऑफ पेशेंट्स पूरा लिखा है वैसे तो बुक में, लिख लीजिएगा। ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम SU मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक लाइक दिस, ऐसे करके पूरा सेंटेंस होगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज याद रखिएगा और ये इस काम में यूज होगा। क्लियर? नाउ कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकली, बायो एक्टिव का मतलब ये है कि बायोलॉजिकली एक्टिव है, ऑब्टेन फ्रॉम द फंगी और ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया, ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोब, बट उसको हम अपने लिए यूज करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। तो उसका कॉलम करके आपको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दिए।
दो है आपकी बुक में, दो ही याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बिलोंग्स टू, बताओ। सर ड्यूटेरोमाइसीस। Enteromyces, it's a fungus, Polysporum, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए ट्राइकोडर्मा रिप्रोड्यूसेस बाई, क्या आंसर करोगे? असेक्सुअल मीन्स? एसेक्सुअल मींस कोनिडियोस्पोर्स, है ना? ऐसे यस क्वेश्चन सर। अपने आप समझ सकते हो, है ना? कल मैं देख रहा था आप लोग अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे चैट कर रहे थे जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को लेके, है ना? तो इट्स गुड, वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि आप चीजों को डिस्कस करो, डिस्कस करने से चीजें निकल के आती हैं। कल तो मैंने नहीं लिखा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग वो चीजें डिस्कस करिए जो एनसीईआरटी की थी, बिकॉज मेरा शुरू से ही रहता है कि पेपर तो एनसीईआरटी से ही आना है, तो ऐसी चीजों को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है जो आपके पेपर में तो नहीं आएंगी, मेडिकल कॉलेज में आपके काम आएंगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर होता कि ट्राइकोडर्मा रिप्रोड्यूसेस बाय, अब आप सोचेंगे ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगी है, कौन सी क्लास है, ड्यूटेरोमाइसीटीज है। सीधे सीधे तो नहीं पढ़ाया गया आपको कि ट्राइकोडर्मा, एग्जाम्पल तो नहीं लिखा ना, जहाँ ड्यूटेरोमाइसीटीज है वहां ट्राइकोडर्मा नहीं लिखा होगा, और अगर लिखा भी है तो उसमें कोनिडिया से होगा। ये सारी चीजें याद रखोगे तो एनसीईआरटी की बातों को ही जब एक्सप्लोर करोगे ना, तो नीट के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाई करोगे। इस तरीके से भी सोच के देखिए, अदरवाइज डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो इसका काम क्या है? ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्यों चाहिए? इम्यून सिस्टम को सप्रेस क्यों करना है? जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ चीजें तो बहुत बेसिक होती हैं, लाइक ब्लड ग्रुप मैच करना है, फिर एक आरएच फैक्टर भी मैच किया जाता है, एक और कंपोनेंट होता है वो भी मैच किया जाता है, HLA बोलते हैं उसे, आपके सिलेबस में नहीं है, कभी मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो आए। इस सब के बावजूद भी ऑर्गन का रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन आएगा, बाहर से कोई भी चीज आएगी, तो हम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। टेंडेंसी है हमारी बॉडी की कि एनी फॉरेन सब्सटेंस एक्ट एज ए एंटीजन, और एंटीजन बॉडी में आया तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बननी ही है, उसे हम रोक नहीं सकते। अब अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके बॉडी में दिया गया और उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी काम करना शुरू कर दे, तो फिर तो ऑर्गन का रिजेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो इतना पैसा और इतना टाइम और इतना शरीर खर्च करके भी कोई रिजल्ट नहीं लिखेगा। तो होता क्या है, जो रेसिपिएंट होता है जिसको ऑर्गन डोनेट करके ट्रांसफर किया गया है, उसके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे सप्रेस कर दिया जाए, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, सो दैट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना हो, बॉडी धीरे धीरे उस ऑर्गन को एक्वायर कर ले। फिर 3 से 4 महीने के बाद जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की जो डोज है वो धीरे धीरे कम करते रहते हैं और वो हटाते रहते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी हमारी एक्वायर कर लेती है और उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करती है। सो दैट इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो यूज किया जाता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा। इसका काम क्या है? यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। यस, इम्यूनो suppressive agent. During organ transplantation. Last in bioactive molecule is statins. What are statins? Obtained from Moniscus purpureus. ये बताओ क्या है? This belongs to? Yes, it's a fungus. आपको बताया भी था मैंने, फंगी पढ़ाते समय। नॉर्मली यूजुअली मोनस्कस क्या है, बैक्टीरिया है, फंगी है, यही नहीं पता होता। इसमें से आ जाए कि स्टैटिन इज ए बैक्टीरियल प्रोडक्ट और फंगल प्रोडक्ट, तो यही अपने आप में एक क्वेश्चन है। और मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि अगर फंगी भी है तो कौन सी फंगी है? सो दिस बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसिटीज। इट्स अ काइंड ऑफ ईस्ट। ईस्ट का मतलब हमेशा सैक्रोमाइसिस नहीं होता, है ना?
ईस्ट का मतलब, ईस्ट एक बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना। तो ईस्ट कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, जीनस अलग अलग है। तो मोलस्कस इज अ काइंड ऑफ ईस्ट। इससे हमें जो मिलता है दैट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज स्टैटिन। स्टैटिन क्या है, सबसे कॉमन है। आप मार्केट में भी जिनके, अगर किसी के घर में कोई ऐसा कोई केस है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स की टैबलेट्स आती है ना। जैसे जो एल्डरली पीपल हो जाते हैं, लाइक 45 प्लस हो गए, 50 प्लस हो गए, खाने पीने पे कंट्रोल है नहीं उनका, अभी भी बहुत ऑयली है, जंक फूड ले रहे हैं, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी किसी का 300-400 भी आ जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, रात में जो है एक स्टैटिन की टैबलेट ले लेंगे, क्योंकि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देते। सो दिस एक्ट एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और कैसे काम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी आपने एंजाइम्स बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाते हैं और नॉर्मल एंजाइम को बाइंड नहीं करने देते, तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो अगर नॉर्मल प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल है, तो एक कोलेस्ट्रॉल का एंजाइम जिस सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, उससे क्या करेगा, उससे ये स्टैटिन बाइंड कर जाए, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ही नहीं होगी। ना कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी, ना हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी। ये अलग से भी पूछा गया क्वेश्चन, एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आपके एंजाइम वाले सेक्शन में भी है, तो वहां से भी इसको रिलेट किया गया। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये याद कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के जो एंजाइम्स हैं उनका ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ओके, तो ये हमारे दो पार्ट हो गए, दैट इज माइक्रोबिन्स इंडस्ट्रियल एंड माइक्रोबिन हाउस होल्ड। किसी को कोई डाउट हो तो, बिकॉज नेक्स्ट तो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे माइक्रोबिन सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। सीवेज वाला थोड़ा सा समझना है, बाकी बायोगैस इजी है। माइक्रोब एज ए बायो फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, पहले से ही सारा कुछ करा दिया, सिर्फ एक रिवाइज करना है। और माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद, इसमें बस सीवेज वाला ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें जल्दी जल्दी। सर एक बार प्रोटीएज फिर से बता दीजिए। प्रोटीएज बेटा सिंपली एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्योंकि हम उसको डिटर्जेंट में यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कपड़े पे प्रोटीन का धब्बा लग गया। प्रोटीन का धब्बा कैसे लगेगा, आप कौन सी, ब्लड में भी प्रोटीन ही होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग में भी अगर क्लॉटिंग हुई है तो प्रोटीन्स की वजह से हुई, तो ब्लड क्लॉट्स बन गए। अब नॉर्मली अगर डिटर्जेंट है तो उससे ब्लड क्लॉट्स नहीं हटेगा, खून के धब्बे नहीं हटते। तो जो कमर्शियल स्टेन रिमूवर्स आते हैं, एक तो सिंपल डिटर्जेंट आते हैं और एक स्पेशली आते हैं, जैसे वैनिश अलग से आता है। आई एम नॉट मार्केटिंग एनी ब्रांड, बट आपने इतनी डिटेल में पूछा इसलिए बता। तो अलग से भी स्टेन रिमूवर आते हैं। आप डाइंग इंडस्ट्री में दे, उसमें ड्राई क्लीन में कपड़े दे देते हैं ना कि ये दाग लग गया है देख लेना, और जब आपको मिलता है कपड़ा तो फिर वो दाग हट चुका होता है ना। तो आपके घर में तो नहीं हटता डिटर्जेंट से, वो कैसे हटाते होंगे, तो इसका मतलब स्टेन रिमूवर अलग से आते हो। या पेन की रिफिल का बहुत कॉमन होता है कि उसका प्लॉट लग गया आपकी शर्ट पे, तो कैसे हटेगा वो। तो जो केमिकल होंगे उनको तोड़ने के लिए उसी हिसाब से स्टेन रिमूवर यूज किए जाएंगे। तो अगर प्लॉट किसी प्रोटीन की वजह से है तो हमें बेसिकली प्रोटीएज एंजाइम को यूज करना है। अगर हम प्रोटीएज एंजाइम उस पर डालेंगे तो अपने आप वो प्रोटीन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, टूट जाएगी, और वो दाग अपने आप हट जाएगी। तो प्रोटीएज निकाला तो हमने फंगी से है, बट उसको यूज हमने बेसिकली डिटर्जेंट में किया, सो दैट कि हम प्रोटीनेशियस क्लॉट्स को रिमूव कर सकें। बस इतना ही।
सर इस डिटर्जेंट्स के अलावा प्रोटीएज उसमें बॉटल के जूस को क्लेरिफाई करने में भी यूज होता है? उसमें भी कर सकते हो अगर प्रोटीन आपको हटानी है तो, बट नॉर्मली प्रोटीन की चीजें हटाते नहीं है। प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है ना, हम क्यों हटाएंगे? सर बॉटल जूस क्लेरिफाई में ये दोनों चीज लिखी है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। हाँ, दोनों यूज, मैंने कहा ना कि ऑप्शन है, अब कौन सा फ्रूट है उसमें कितना है, कितना यूज करना है, वो चीज आएगी ना। सिंपल लिखा है फ्रूट जूस क्लैरिटी एंड एनहांसमेंट, इसमें ये दोनों यूज कर रहे हो। अब जहां तक बात है मिडिल लैमेला वाले केस की, पैक्टिनेज, तो कोई भी फ्रूट होगा, प्लांट है तो सेल वॉल होगी, सेल वॉल के ऊपर मिडिल लैमेला भी होगी, तो पैक्टिनेज का यूज तो इन ऑल द केस होना ही होना है। प्रोटीएज का यूज डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्रूट ले रहे हो और उसमें कितना यूज कर। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ बोलो बेटा भावना। सर वैक्सीन और एंटीबायोटिक में क्या फर्क होता है? एंटीबायोटिक तो बेटा केमिकल है जो किसी माइक्रोब ने रिलीज किया है ना। पेनिसिलिन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एमेंसेलिज्म, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाले सेक्शन, तो उसमें आप पेनिसिलियम फंगी तो एक केमिकल को रिलीज कर रही है, उसे उस केमिकल को रिलीज करके कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेप्टोकॉकस को नुकसान हो रहा है, वो नहीं ग्रो कर पा रहा। तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दीज आर प्योर केमिकल्स, प्योर केमिस्ट्री है, प्योर केमिकल कंपाउंड है जो एक माइक्रोब ने रिलीज किए, जिसकी वजह से दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ या तो इनहिबिट हो गई या उसकी डेथ हो गई। जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन बेसिकली एटीन्यूएटेड पैथोजन कहलाता है। वैक्सीन में क्या होता है, वही चीज होती है जो हमारी बॉडी में, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो की वैक्सीन में पोलियो का ही वायरस है, बस किया क्या गया है, उस वायरस में जो पोलियो कॉज करने की टेंडेंसी है उसको हटा दिया गया। एटीन्यूएशन एक वर्ड है, मेडिकल टर्म है। एटीन्यूएशन का मतलब होता है टू किल द पैथोजेनेसिटी, डिजीज कॉज करने की जो एबिलिटी है उसको खत्म कर दिया गया और वो वायरस आपकी बॉडी में दे दिया गया। तो वायरस डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन वायरस के स्ट्रक्चर की वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगी, और फिर जब एक्चुअल वायरस कभी आएगा बॉडी में तो फिर हमारे पास एंटीबॉडी है, वो वायरस के अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में किल, वही जो इम्यून सिस्टम की रिएक्शंस हैं वो होंगी। तो वैक्सीन में एक्चुअली वही ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अगेंस्ट में वो वैक्सीन बनाई गई। पोलियो की वैक्सीन है तो उसमें पोलियो वायरस है, कोविड वैक्सीन है तो कोविड वायरस का जो शेल है, जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वही है, केवल उसी को देखिए, क्योंकि सरफेस प्रॉपर्टी होती है। इम्यून सिस्टम पढ़ लिया आपने, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यस सर। तो सबने तो उसमें बताया ही होगा, उसी में तो सारा कुछ है। ये इम्यूनिटी कैसे होती है, या फिर ये वैक्सीन के बारे में भी उसी में बता देते हैं, बट कोई इश्यू नहीं है। अब कोई भी वैक्सीन अगर आप मान लीजिए ले रहे हैं, अगर आप न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी ले रहे हैं, तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन में न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया है, लेकिन उस बैक्टीरिया में जो निमोनिया कॉज करने की टेंडेंसी है उसे मार दिया गया। तो बैक्टीरिया तो है, बट वो अब एज ए पैथोजन, एज ए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बचेगा, हमारी एंटीबॉडी कैसे बनती है, सरफेस के हिसाब से, जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको पहचानता है हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए किसी वायरस का शेल है, कैप्सिड, उसके अंदर का डीएनए हटा दिया गया, तो भी उस वायरस के कैप्सिड को पहचान के एंटीबॉडी बनेगी, उसके डीएनए आरएनए से कोई मतलब नहीं है। अब जब वो एक्चुअल वायरस आएगा जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा और कैप्सिड भी होगा, एंटीबॉडी बनी हुई है, रिएक्शन होगी एंटीजन एंटीबॉडी की, जो भी एंटीजन है उसे मार दिया जाएगा, तो हमारी बॉडी सेफ हो जाएगी। तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो वैक्सीन बेसिकली एटीन्यूएटेड वायरस कहलाते हैं, अगर वायरल वैक्सीन है तो। एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, बैक्टीरिया, फंगी, इसके अगेंस्ट में आप कौन सी वैक्सीन यूज करते हो, इस तरह। कोविड की वैक्सीन में भी तो यही है ना। कोविड की वैक्सीन में है क्या, कोविड का जो वायरस है, सार्स फैमिली का वायरस है, उसका केवल शेल ही तो है, बाहर वाला प्रोटीन का पार्ट ही तो है, जिसको पहचान के, इसीलिए तो है कि अगर वो शेल चेंज हो गया तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी, है ना। यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोविड का वायरस ऐसा है, ये तो इस चीज को पहचान के, ये वाली चीज को पहचान के हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी, ये एंटीजन हो गया।
वायरस। अब मान लीजिए कल को कोविड का वायरस म्यूटेट हो जाए और उसकी वजह से उसका शेल ऐसा हो जाए, तो अब ये एंटीबॉडी इस पे वर्क करेगी या नहीं करेगी, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। बिकॉज एंटीबॉडी जो बनती है वो सरफेस प्रॉपर्टी के हिसाब से होती है। ये जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो बाहर की चीजें हैं उससे पहचानते हैं कि वो हमारी है या बाहर की है। अगर ये एंटीजन है तो ये सरफेस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। अगर ये सरफेस चेंज कर दी तो अब ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में काम करेगी या नहीं करेगी, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए अगर केवल इतना सा चेंज हुआ होता हल्का सा, तो उसी हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 90% आ जाती। अगर पता चला बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो अब ये केवल 70% इफेक्टिव है। यही तो बोलते हैं, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती, ये तो मिथ है, बट बताती नहीं है कंपनियां। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी बताना शुरू कर देगी तो फिर लोग खरीदेंगे ना। हजारों की वैक्सीन क्यों लगता है, हर वैक्सीन पे लिखा होता है। नॉट आप कभी पढ़े 10th में आपने अगर पढ़ा हो तो, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, कभी आपने एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम दिए हो तो उसमें से क्वेश्चंस खूब आते हैं। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वैक्सीन पढ़ी है जो बच्चों को या मदर को लगाई जाती है, उनमें हर वैक्सीन की एफिशिएंसी दी होती है। जबकि हम चाहते हैं कि अभी ये कोविड की वैक्सीन है तो वो 100% इफेक्टिव हो जाए। भाई कैसे हो सकती है, आप तक जो वैक्सीन लग रही है वो तक तो है नहीं। खैर चलो, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। अगली क्लास भी ऐसी हुई गूगल मीट पे। अभी बेटा जब तक अनलॉक नहीं हो रहा है दिल्ली में, तब तक मैं स्टूडियो में पहुंच के क्लास नहीं ले सकता। स्टूडियो बंद है, ऑफिसेस बंद है, और आपका सिलेबस पूरा करना है, इसीलिए फिर एक ये सोल्यूशन निकाला जाए कि पेन पेपर से पढ़ ले। मैंने भी इसीलिए वही तो सही है वैसे गूगल मीट पे। हाँ मतलब सर सबके सही अपने है अपने गूगल मीट ओपिनियन पे। है। किसी को गूगल मीट पे पसंद आता है, किसी को यूट्यूब लाइव पसंद आता है, किसी को पेन टैब से ठीक सर लगता ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सही है बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब मेन चीज ये है कि लाइव क्लासेस ही प्लान की गई थी आपके एडमिशन के टाइम पे। आपको हाँ बोला होगा लाइव क्लासेस होंगी, तो वो तभी हो पाएंगी जब अनलॉक हो जाएगा दिल्ली में, एटलीस्ट ऑफिस खुल जाए, क्योंकि स्टूडियो खुल हाँ, जाएगा सो तो तो आप कोई सही कह रहे हो। जब तक नहीं हो रहा तब तक हम यही पढ़ेंगे। और इसीलिए मैं वो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ जो इजीली हो सकते हैं। मतलब मैंने जेनेटिक्स को जानबूझ के इसीलिए रोका कि अगर स्लाइड्स बन जाएंगी तो जेनेटिक्स में आप आसानी से चीजों को देख पाओगे। क्वेश्चन को लिखना, प्रोसेस को सॉल्व करना टाइम के लो। तो हम वेट करते हैं, तब तक हम इन दोनों चैप्टर को कर लेते हैं। खुल गया सो फॉर सो गुड, नहीं तो क्लासेस तो आपकी हुई। ठीक है, एंड कब तक करा दोगे आप लगभग? लगभग आपका जितनी क्लासेस लग जाएंगी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आई थिंक शायद 15-20 जून तक निपट जाना चाहिए। एक ये सर चैप्टर एक पढ़ क्वेश्चन रहा था। और था। हाँ बोलो। सर आपने कहा था जैसे साइक्लोस्पोइन ने इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस करता है, तो सर अगर इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस हो जाएगा तो सर और डिसीज आने के चांस नहीं होंगे बॉडी में जब तक तो ट्रांसप्लांट जब होगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आपको घर थोड़ा भेज दिया जाएगा। आपको 3 से 4 महीने तो हॉस्पिटल के अंदर ही रखा जाता है। हाँ सर ये अच्छा, सर मतलब आईसीयू हमें में हॉस्पिटल रखोगे में तो रखा कोई जाएगा इफेक्ट 3 से 4 नहीं महीने? है। हाँ, 3-4 महीने अच्छा, लोग 6 महीने भी रहते हैं। डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी जल्दी ऑर्गन एक्सेप्ट कर रही है। तो सर जब पैथोजन फ्री लैब में रखना पड़ता होगा बॉडी को फिर? और क्या? तो होती है। हाँ सर आईसीयू में रखने का मतलब है विदाउट एनी कंटामिनेशन, है ना। उसमें कोई यस सर। कंटामिनेशन नहीं होता। आपको हर चीज स्टरलाइज करके दी जा रही है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम पे होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें अच्छा जी सर। सर में साइक्लोस्पोरिन अलाउड नहीं होते। बोलो बेटा शिवानी। सर साइक्लोस्पोरिन हर व्यक्ति को दी जाती है जो ट्रांसप्लांट करवाता है। अनटिल अनलेस बॉडी ऑर्गन का रिजेक्शन नहीं करेगी तब नॉर्मली दी जाती है। बट ये डॉक्टर और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कब देनी है, कितने दिन देनी है, ये सब चीजें होती हैं। मान लीजिए मेरी बॉडी ऑर्गन रिजेक्शन नहीं कर रही, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा ऑर्गन फेलियर हो जाता है कई बार। ऑर्गन एक्सेप्ट तो वो नहीं है, क्योंकि मेडिकल के हिसाब से जो चीजें मैच करती हैं सारी करके ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। कई बार उसके बाद भी रिजेक्शन हो जाता है, तो वो रिजेक्शन ना हो इसका एक मेडिकल सोल्यूशन ये है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए दवाइयों से।
वो दवाई आप कह सकते हैं ठीक है। साइक्लोस्पोरिन की। ओके, ओके सर, चलो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, सेम टू यू। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।